आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया इनकम टैक्स कानून। सरकार का कहना है कि ये नया कानून इनकम टैक्स का जो बनने जा रहा है वो ज़्यादा व्यवस्थित और आसान है, लेकिन नौकरी पेशा कर्मचारी और व्यापारियों का कहना है कि पता नहीं ये कानून कैसा होगा, कितने बदलाव होंगे, क्या टैक्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा और AIS जैसी क्या चीज़ें हैं और हमारे बैंक लेन देन पर और हमारे सोशल मीडिया पर कितनी नज़र रखी जाएगी। इतने सारे सवाल हमारे सबके मन में हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शुभम अग्रवाल को, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट हैं, CA हैं और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुराना कानून बदलकर नया कानून की बात चल रही है, तो आखिर क्या ऐसी बात है जो बदला जा रहा है कानून? देखिए, जो पुराना आयकर अधिनियम था वो था आयकर अधिनियम 1961 का। वो अधिनियम बहुत साल पहले, 60-65 साल पहले बनाया गया था। तो जब वो अधिनियम बनाया गया था तब मार्केट की कंडीशंस अलग थी, टैक्सेशन अलग तरीके से होता था, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी। पर आज के समय में अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, डिजिटल इकोनॉमी आ चुकी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक नया आयकर कानून लाना एक फीजिबल चीज़ कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आयकर अधिनियम 1961 का जो कानून था उसके जो प्रावधान थे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखे हुए थे। उनकी जो भाषा थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखी थी। उसमें जैसे मान के चलिए शब्दों का क्या प्रयोग होता था, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड या प्रोवाइडेड, एक्सप्लेनेशन, बहुत लंबे लंबे कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ्स हुआ करते थे। एक नॉर्मल करदाता अगर उसको पढ़ने जाता था तो वो उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता था, उसको उसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज लगती थी। तो सरकार का ये कहना था कि अगर करदाता के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसको सरल कर देते हैं, ताकि जब कोई भी करदाता उस एक्ट को पढ़ने जाए तो वो उसके प्रावधानों को सही तरीके से समझ सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरीके से अभी भी समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ हद तक उसमें सिंप्लिसिटी लाई गई है। तो एक तो जिसका कारण लाने का था वो था सिंप्लिसिटी। दूसरा क्या था कि 60 साल पुराना कानून था ये। तो हर साल हम जानते हैं कि बजट आता है, बजट में बहुत सारी चीजें बदलाव किए जाते हैं, कोई नई चीजें जोड़ी जाती हैं, नई चीजें हटाई जाती हैं। तो 60 सालों में इस कानून में इतने बदलाव लाए गए कि ये कानून बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया कि अगर हमें कोई चीज रेफर करनी होती है तो एक पेज पे एक सेक्शन रेफर करते हैं और उसका रिलेटेड कोई और रूल होता है या कोई और सेक्शन होता है, वो हम दूसरे तीसरे पेज पे जाकर रेफर करते हैं। तो सरकार ने क्या करा, उसने बड़े एक्ट को एक छोटे से एक्ट के तौर पे कॉम्पैक्ट कर दिया, कंपाइल कर दिया। तो ये भी उसका कारण था कि जो बड़ा एक्ट था उसको उन्होंने छोटा करा। तो ये जो मेन दो बड़े चीजें थी जो बदलाव हुए हैं वो यही हुए हैं। तो दोनों में फर्क क्या होगा पुराने नए? फर्क में मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि फर्क क्या है दोनों में। देखिए, मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं तो हम मार्केट से टॉफी खरीदते हैं। टॉफी का क्या होता है, कंपनी कुछ समय बाद रैपर बदल देती है लेकिन अंदर की टॉफी वही रहती है। तो इनकम टैक्स एक्ट वही है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो प्रावधान है वो लगभग सब बराबर प्रावधान 2025 में आ गए हैं। बस फर्क इतना है कि उनको एक आसान भाषा में लिख दिया गया है और उनको एक टैबुलर फॉर्म में और आसान लैंग्वेज में करदाता को पढ़ने के लिए दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टैक्स के रेट पुराने प्रावधान में थे वही टैक्स के रेट नए प्रावधान में है। जो टीडीएस जिस रेट पे कटना था पुराने प्रावधानों में, वही टीडीएस आपके नए एक्ट में उन्हीं प्रावधानों पे कटना है। जो आपकी कंप्लायंस होनी थी वो भी उसी तरीके से होनी है। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए अंदर की टॉफी वही है, बस ऊपर का कवर बदल दिया। तो कोई बदलाव या कुछ नया कुछ नहीं होगा? बदलाव में बस इतना है कि आप सिंप्लीफाई हो गया आपका टैक्स और छोटी छोटी प्रोसीजरल चीजें जहां पे एक एसएससी जब रिटर्न फाइल करता था उसको दिक्कतें आती थी, उसमें उसको आसानी दे दी गई है। कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं गया है। आप जैसा टैक्स पे कर रहे थे आपको वही टैक्स ऐसे ही पे करना है, पर अब नए कानून के अंतर्गत उसको पे करना है। तो टैक्स ईयर क्या होता है फिर? टैक्स ईयर के पीछे एक बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने वित्तीय वर्ष 25-26 में कोई आमदनी कमाई और उसका टैक्स हमने 26-27 में पे करा। तो जो पुराना आयकर अधिनियम था वो ये कहता था कि भाई हम 25-26 को प्रीवियस ईयर बोलेंगे और 26-27 को असेसमेंट ईयर बोलेंगे। मतलब जिस साल आप टैक्स जमा कर रहे हैं उस साल को हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। अब 2 साल हो गए। अब जब हम आयकर विवरणी फाइल करते थे तो उसमें 26-27 लिख के आता था, ना कि 25-26। अब करदाताओं का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता था कि सर हम तो रिटर्न फाइल कर रहे हैं 25-26 की, लेकिन हमारी आयकर विवरणी में 26-27 लिखा हुआ क्यों आ रहा है? तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता था। इसमें क्या होता था कि चालान भी कभी कभी गलत साल के जमा हो जाते थे। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने कहा कि अब हम नए कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे टैक्स ईयर का। मतलब अब इस साल से
से जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे 26-27 की, तो आपकी आयकर विवरणी में सिर्फ वही साल लिखा हुआ आएगा जिस साल की आप आयकर विवरणी जमा कर रहे हैं। अगर आप 26-27 की आयकर विवरणी जमा कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ आएगा टैक्स ईयर 26-27। आप 27-28 की करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा टैक्स ईयर 27-28। मतलब वो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो जो कंफ्यूजन हुआ करता था करदाताओं को, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, किन किन लोगों को टैक्स जमा करना है, कौन कौन इसके दायरे में आते हैं लोग? देखिए, टैक्स की लिमिट क्या है कि भाई आपके स्लैब्स हैं टैक्स के, कि पहले 4 लाख पे छूट है, फिर अगले 4 लाख पे 5% है, फिर उसके अगले 4 लाख पे आपका 10% है। इस तरीके से टैक्स के स्लैब्स बने हुए हैं। अगर आपकी आमदनी है और आपकी आमदनी इन टैक्स स्लैब्स में आ रही है तो आपको आयकर विवरणी फाइल करनी है। आयकर विवरणी फाइल करना एक अलग बात है और टैक्स देना एक अलग बात है। ऐसा है प्रावधानों में कि बहुत सारे केसेस में कि आपको आयकर विवरणी फाइल करना तो मैंडेटरी है, लेकिन आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। ज्यादातर लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो कोई टैक्स की देनदारी है नहीं, तो हम आयकर विवरणी क्यों फाइल करें? सरकार ये कहती है कि माना आपको टैक्स देने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको एक नागरिक होने के नाते आयकर अधिनियम के अंदर आपको अपनी आयकर विवरणी फाइल करना अनिवार्य है। कितना, मतलब हमारा सालाना आय कितनी हुई, ऐसा कुछ डिसाइड होता है? देखिए, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पुराने एक्ट में थी वो 2.5 लाख थी। अगर आपको 2.5 लाख तक की आपकी आमदनी है, उसको हम कहते थे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम आमदनी है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपकी जो इनकम है वो उससे ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। अब अभी अगर हम करंट में देखें तो हमारी 12 लाख तक की, एक मोटा मोटा मैं एक आम भाषा में समझाता हूं, हमारी 12 लाख तक की जो आमदनी है वो कर मुक्त है। साल की 12 लाख तक की आमदनी, जिसमें हमारा शेयर की इनकम नहीं आती है, जो स्पेशल रेट इनकम होते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है वो नहीं आती, वो उससे अलग है। अच्छा। तो 12 लाख तक की आमदनी आपकी टैक्स फ्री है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरी तो 12 लाख तक की आमदनी है तो मैं आयकर विवरणी क्यों फाइल करूं? नहीं, आपको आयकर विवरणी फाइल करना अनिवार्य है क्योंकि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी हम लोग सेल करते हैं जी, तो हमें उसको सरकार को दिखाना है या छुपा लेना है? देखिए, ये जो चीज थी ये आप कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन आप छुपा नहीं पाएंगे। अच्छा। उसका कारण क्या है? हाँ। जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। हाँ। वो रजिस्ट्री होती ही तब है जब आप वहां पे अपना पैन नंबर और आधार नंबर देते हैं। अच्छा, उससे जांच हो जाएगी। उससे जैसे ही उससे जांच हो जाएगी। जैसे ही आप वहां पे नंबर देंगे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस उसको सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा और वो आपके पैन नंबर पे वो चीज रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन रजिस्ट्री जब होती है ना तो थोड़ा सा अमाउंट तो उसमें लिखा जाता है, बाकी कैश में होता है, तो जितना अमाउंट हमारा उसमें है वही तो जाएगा इनकम टैक्स में। जब तक आप चल रहे हैं आप चला लीजिए, जिस दिन सरकार ने पकड़ लिया अच्छा। उस दिन ब्याज सहित आपसे सारा पैसा रिकवर कर लेगा। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या चीज आसानियां हैं? हाँ, एक चीज मैं बताता हूं, जो हमारा आयकर अधिनियम है उसमें महिला या पुरुष को लेके कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। अच्छा। उसमें जो थोड़ी बहुत एग्जेम्पशंस दी हुई हैं वो स्पेशली एबल्ड क्लास, जिसको विकलांग हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत एग्जेम्पशंस दी हुई हैं उनको। आप सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर सिटीजन हैं, मतलब 60 साल से ऊपर है या 75 साल से ऊपर है, उनको लेके वहां पे उन्होंने एग्जेम्पशन दी है। लेकिन स्पेसिफिकली आप मेल हैं फीमेल हैं, उसको लेके कोई एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली इस बेसिस पे नहीं है। अब लोगों में एक अफवाह है कि इनकम टैक्स हमारे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, एफबी पे, सब पे नजर रख रहा है, तो इस पर नजर रख के क्या करना चाह रहा है? अब मैं इसका भी एग्जांपल देता हूं। हाँ। एक करदाता ने अपनी आयकर विवरणी में 5 लाख की इनकम दिखाई, सिर्फ 5 लाख की इनकम, और उन्होंने उसी साल वर्टूल कर लिया और उस वर्टूल की कॉस्ट 17.5 लाख रुपए करीबन थी। अच्छा। ठीक है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करा कि भाई उनके जो इंस्टाग्राम पे, भाई सब लोग फोटो पोस्ट करते ही हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, पासपोर्ट की फोटो डाल के रील पोस्ट करते हैं। तो सरकार ने ये देख लिया कि भाई आपकी आमदनी तो है 5 लाख, लेकिन आप कर रहे हो वर्ल्ड टूर, तो ये कैसे मुमकिन है? आपने अगर किसी से लोन दिया है तो आप हमें उसका ब्यौरा दीजिए, आपने अपने घर वालों से पैसा उठाया है तो आप अपने घर वालों का ब्यौरा दीजिए कि उनके पास वो पैसा कहां से आया। अच्छा। तो इसलिए क्या हो गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अब धीरे धीरे आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर भी नजर रखने की शुरुआत कर चुका है। तो कहने का मतलब है रील नहीं डालना है। फिर तो आपके 7.5 लाख रुपए बेकार हो जाएंगे। अच्छा। इससे अच्छा ये है आप अपना सही इनकम डिस्क्लोज करिए, उस पर जितना कर बनता है उसको जमा करिए और फिर 7.5 लाख के आप 20 लाख रुपए खर्च करके वर्ल्ड टूर करिए। अच्छा, बैंक ब्याज पर फॉर्म 15G और ये 15H, ये सब क्या होता है? जी, फॉर्म 15G 15H क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी 12 लाख तक की जो इनकम थी वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि बैंक जब आपको इंटरेस्ट देता है तो वो उस पर टीडीएस काट लेता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारा तो बेसिक एग्जेम्पशन के अंदर है, हमारा तो 12 लाख रुपए के अंदर है, हमारा तो कोई टैक्स बनता नहीं है। हाँ। तो बैंक हमारा टैक्स क्यों काट लेता है? हमें फिर रिटर्न फाइल करके उसको रिफंड लेना पड़ता है। तो सरकार ने पुराने आयकर अधिनियम में एक फैसिलिटी दी थी, फॉर्म 15G 15H की।
उस फैसिलिटी में उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप बैंक में जाके फॉर्म 15G और 15H सबमिट कर दीजिए और उनसे ये कह दीजिए कि भाई हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप हमारे ब्याज पे हमारा टैक्स मत काटिएगा। ये फॉर्म हमारा पुराना आयकर अधिनियम 1961 में था, लेकिन इस फॉर्म को अब हटा दिया गया है और उसकी जगह फॉर्म 121 आ गया है नए आयकर अधिनियम 2025 में। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि पुराने आयकर अधिनियम में 2 फॉर्म हुआ करते थे, 15G जो कि नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए हुआ करता था और 15H जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हुआ करता था। अब वो सारे फॉर्म कंपाइल करके एक ही फॉर्म बना दिया गया है, फॉर्म 121। अब आपको बैंक जाना है और सीधे फॉर्म 121 जमा करना है। उसका भी पार्ट ए, उस फॉर्म में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। आपको पार्ट ए वहां पे जमा कर देना है और आपका जो भी प्रोसीजर है बैंक उसको कर देगा, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर हम एफडी कराते हैं उस पर टैक्स अक्सर ऐसे मैसेज में आता है कि 200 रुपए कट गया, 192, 180, तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ही है, वो टैक्स ना कटे, इसी वजह से हम ये फॉर्म 121 सब बैंक को देंगे। लेकिन इसका करना कब है? ये साल के स्टार्टिंग में करना है। जैसे अब ये वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है 26-27, तो हमें फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई के अंदर ही अंदर ये फॉर्म बैंक को जमा कर देना है। जिनके पास एफडी है पुरानी जी, उनको जाकर अब ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये कह रहे हैं, तो उससे टैक्स नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा, और अगर जो हमारा पिछले साल का टैक्स कट गया एफडी पर हमारी, तो वो रिटर्न होगा या वो नहीं? आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, सरकार को बताना पड़ेगा मेरी इतनी इनकम है, उस पर मेरा कोई टैक्स नहीं बनता है, तो सरकार आपका जितना ज्यादा टैक्स कटा है वो आपके बैंक खाते में रिफंड कर देगा। इनकम टैक्स जो हम लोग फाइल कर रहे हैं उसके फायदे क्या क्या हैं? इनकम टैक्स से देखिए फायदे तो बहुत सारे हैं। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका एक फाइनेंशियल फुटप्रिंट बनता है। आप बैंक में लोन लेने जाएंगे, बैंक वाले कहेंगे कि आप अपनी इनकम का प्रूफ दीजिए। आप इनकम के प्रूफ में क्या देंगे? सबसे बड़ा प्रूफ होता है आपकी आयकर विवरणी। कोई लोग विदेश यात्रा करते हैं, वर्क वीजा पे जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं, तो उनको वीजा लगाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, ये कहते हैं ना किसी को आप पे भरोसा कैसे हो कि आपकी इतनी आय है, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा सबूत है जो आप किसी को भी दे सकते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं उसका खामियाजा क्या क्या होता है? उसका खामियाजा ये है कि जैसे आपको कभी बैंक से लोन लेना है, वीजा लेना है या कुछ भी करना है, तो आपको वहां पे थोड़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो आपकी आय का प्रूफ हो। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने आयकर विवरणी फाइल नहीं कर रहे हैं और किसी साल आके आपने एकदम से बहुत ज्यादा इनकम की आयकर विवरणी फाइल कर दी, तो वो एक रेड फ्लैग हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि एकदम से आपकी इनकम कैसे बढ़ गई। ऐसा तो नहीं है पिछले सालों से कोई इनकम आपने अपनी छुपा रहे थे। तो अगर आप कंसिस्टेंटली हर साल अपनी आयकर विवरणी फाइल करते हैं तो आपका एक कंसिस्टेंट रिकॉर्ड बन जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ। तो लोन जब लेते हैं तो कितने साल का आईटीआर चाहिए होता है? बेसिकली देखिए मैक्सिमम 3 साल का तो चाहिए ही चाहिए रहता है। मिनिमम कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं जो 1 से 2 साल में भी आप किस तरीके का लोन ले रहे हो, पीएल ले रहे हो, टर्म लोन ले रहे हो, हाउसिंग लोन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उसके बेसिस पे हर बैंक के अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं। कुछ बैंक 3 साल का मान लेते हैं, कुछ बैंक 2 साल का भी मान के काम चला लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हमारे पास पैसा भरपूर है लेकिन चीजें हम लोन पर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें उधर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। तो इस चीज को कैसे सरकार पता लगा लेगी? इस चीज के लिए मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जनरली हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स का। क्रेडिट कार्ड्स लोग ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, अपने जितने भी रोजमर्रा के खर्चे हैं वो सब क्रेडिट कार्ड से करते हैं और ड्यू डेट आते ही उन क्रेडिट कार्ड का रिपेमेंट कर देते हैं। अब सरकार ने क्या कह दिया है क्रेडिट कार्ड की कंपनीज को कि आपको जितना भी रिपेमेंट मिलेगा आप उसकी रिपोर्टिंग हमें करोगे। सपोज करिए मैंने क्रेडिट कार्ड की कंपनी को साल भर में 15 लाख रुपए का रिपेमेंट कर दिया। मेरी लिमिट है 1 लाख रुपए की, लेकिन मैंने 1 लाख 15 बार यूज करके 15 लाख का रिपेमेंट कर दिया, तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो सरकार को रिपोर्ट कर देगी कि इस पैन नंबर पे जो एसएससी है उसने हमें 15 लाख का रिपेमेंट कर दिया है। अच्छा। अब 15 लाख की डिटेल सरकार के पास पहुंच गई। अब सरकार उसको आपकी आयकर विवरणी से मिला लेगी। अगर उसमें जरा सा भी मिसमैच है, मान लीजिए आपकी 2.5 लाख की तो इनकम है, आपने 15 लाख रुपए पे कहां से कर दिया, अब आप ये बता दीजिए, तो सरकार आपको नोटिस देके वो चीज पूछ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पैन, आपका आधार, आपका जो फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, सब कुछ सरकार को बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। तो कोई भी चीज हमें छुपाने का मतलब ही नहीं रह गया। इससे अच्छा आप टैक्स बचाने की जगह आप टैक्स प्लान करिए। साल शुरू होने से पहले आप टैक्स प्लान करिए कैसी चीजें करी जा सकती हैं, उसमें आपको बेनिफिट होगा। टैक्स छुपा के या बचा के उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके जो इनकम टैक्स पर बहुत जबरदस्त नजर है, तो उनको लोगों को क्या करना चाहिए, सावधानी क्या बरतना चाहिए? देखिए इनकम टैक्स में जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको बहुत सारी एग्जेम्पशंस मिली हुई थी। सब नौकरी पेशे वाले लोग जानते होंगे कि हम एक एचआरए का बेनिफिट लेते थे, एलटीसी का बेनिफिट लेते थे, एटीसी में एलआईसी का बेनिफिट ले लेते थे, बहुत सारे डिडक्शंस, डोनेशंस का बेनिफिट ले लेते थे। अब हाल फिलहाल में पिछले 2-2.5 साल में होने क्या लगा कि लोग फेक डिडक्शंस क्लेम करना शुरू कर दिया अपनी आयकर विवरणी में। जब हम आयकर विवरणी फाइल करते हैं तब उस फाइलिंग करते वक्त हमारे पास सबूत होने चाहिए कि हम जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। अब अभी हाल फिलहाल में एक मेरे पास केस आया, एक एसएससी ने टैक्स बचाने के लिए अपनी आयकर विवरणी में 1 लाख का डोनेशन फर्जी डाल दिया।
अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो चीज थोड़ी सी सस्पिशियस सी लगी तो उन्होंने उसको नोटिस दे दिया। नोटिस में उन्होंने कहा कि आपने 1 लाख का डोनेशन करा है, हम मान लेते हैं, आप हमें उसका एविडेंस दे दीजिए, उसकी रिसीट्स दे दीजिए। एसएससी के पास वो रिसीट्स थी नहीं, तो सरकार ने उसको इनकम मान के उस पर लेट फीस और पेनल्टी लगा के उससे रिकवरी कर ली। तो ये चीज केसेस बहुत सारे होने लगे पिछले कुछ सालों में, इसलिए सरकार अब क्या कर रही है कि जो जो सैलरीड एम्प्लॉइज की रिटर्न जिसमें बहुत ज्यादा डिडक्शंस ले रखे हैं, आप ऐसे मान के चलिए कि 15-15 लाख की सैलरी में 7.5 लाख के डिडक्शंस हैं, मतलब आधी सैलरी उन्होंने डिडक्शंस में ही कम कर दी। तो ऐसी रिटर्न्स को सरकार बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन कर रही है और उसमें नजर रखी हुई है, और कभी भी वो उसमें नोटिस देके आपसे डिटेल्स मांग सकते हैं। वो आपको ये नहीं कह रहे कि आपने टैक्स की चोरी करी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने डिडक्शन लिए ठीक है हम मान लेंगे, आप हमें उसका सबूत दे दीजिए। ये चीज। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं या व्यापारी हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप जो भी चीज अपनी आयकर विवरणी में जमा कर रहे हैं, कोई भी फिगर आप लिख रहे हैं, आपके पास उसका सबूत होना चाहिए। बस आपकी आय कितनी है, आपने सैलरी ली, आप एम्प्लॉयर से अपने फॉर्म 16 ले लीजिए, टीडीएस सर्टिफिकेट ले लीजिए। आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, मैं सैलरी वालों के लिए बता रहा हूं, आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, आप उसकी रिसीट्स रखिए, डोनेशन की रिसीट्स रखिए, एलआईसी अगर आपने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा है उसकी रिसीट्स रखिए आप अपने पास। आपने अगर एचआरए क्लेम करा है तो आपने हाउस रेंट दिया होगा, हाउस रेंट का अपना रेंट एग्रीमेंट रख लीजिए, सारी चीजें अपने पास रख लीजिए आप उसको लेके। और अगर हम बात करें व्यवसाय लोगों की जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहली चीज क्या करनी है कि आपकी जो सेल जा रही है वो आपके जीएसटी रिकॉर्ड से मैच होनी चाहिए। अगर आपकी सेल जीएसटी रिकॉर्ड से मिसमैच है तो आप ये मान के चलिए कि आपको कभी ना कभी इसके क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस आएगा, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे सकता है या जीएसटी डिपार्टमेंट दे सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो खरीद करते हैं, परचेजेस हम जिसको बोलते हैं, उसके बिल होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मैंने परचेज तो कर ली थी लेकिन मेरे पास बिल नहीं है, ठीक है, तो उसके बिल होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अपना स्टॉक रजिस्टर, जो आपका स्टॉक है, जो आप माल खरीदते हैं बेचते हैं, उसका आपके पास प्रॉपर विवरण होना चाहिए कि कितना माल आपके पास आया और आपने कितना आगे बेच दिया और कितना आपके पास बचा हुआ है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो आप खर्चे क्लेम करते हैं, जैसे आप रेंट का खर्चा क्लेम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्लेम करते हैं, आप बैंक चार्जेस का खर्चा क्लेम करते हैं, प्रोफेशनल की सर्विस का खर्चा क्लेम करते हैं, तो उसका बिल भी आपके पास होना चाहिए। अगर वो सारी चीजें आपके पास हैं तो विभाग की तरफ से आप निश्चिंत रहिए, विभाग आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप बस उसको अपने सारे बिल्स दिखा दीजिएगा बस। लेकिन रिकॉर्ड होना, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप तो कहते रहते हो डॉक्यूमेंटेशन और हमने तो कभी रखे नहीं। सर टाइम बहुत बदल चुका है आज के टाइम में, और बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो चुकी हैं सरकार की तरफ से भी, और हमें भी अब इंप्रूव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, पेमेंट स्लिप जैसे हम लोग लेते हैं शॉपकीपर से, कभी लेते हैं और कभी नहीं लेते हैं, कभी कैश में भी ऐसे ही ले जाता है, तो जो वो कैश है जिसका हमने स्लिप नहीं ली, वो दुकानदार छुपा रहा है या हम कोई गलती कर रहे हैं? देखिए, आप का तो ये राइट है कि अगर आप उनसे कोई भी माल खरीद रहे हैं और वो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो आप उनसे स्लिप लीजिए, टैक्स इनवॉइस वो आपको देंगे ही देंगे, ठीक है ना। अगर आप टैक्स इनवॉइस नहीं लेते हैं तो हम ये ब्लैंकेटली नहीं कह सकते कि हर दुकानदार टैक्स चोर है, वो चोरी कर लेता है। कुछ दुकानदार क्या करते हैं कि भाई हो सकता है करते हो कि वो उस कैश को अपने बुक्स में नहीं दिखाते हैं, वो सेल ही नहीं दिखाते हो, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो उसको सही तरीके से अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। यही चीज को पकड़ने के लिए जो हमारी सरकार है, जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये छोटी छोटी जो इनकंसिस्टेंसीज हैं वो पकड़ में आ जाए। तो एआई का इस्तेमाल इसमें किस तरह होगा? एआई का इस्तेमाल इसमें इस तरीके से होगा कि वो क्या करता है कि आपने कितना स्टॉक लिया, वो उसके पास सारा डेटा फीड है, आपने कितना स्टॉक उसको आगे बेचा, उसका डेटा फीड है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा 3-3, 4-4 साल पुराना स्टॉक अभी तक बिका ही नहीं है, तो थोड़ा सस्पिशन क्रिएट करता है कि आपका टर्नओवर तो इतना सारा है लेकिन 4 साल पुराना स्टॉक आपका क्यों बचा हुआ है, और वो भी इतनी लाखों की क्वांटिटीज में। तो सरकार कभी पूछ लेती है इसमें कि भाई आपका ये स्टॉक क्यों पेंडिंग है, क्या चीज है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप ये स्टॉक नहीं बेच पा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपने इसको बेच तो दिया है लेकिन आपने इसका टैक्स इनवॉइस नहीं काटा है। इसलिए मैं आपसे जो कह रहा था व्यवसाय लोगों से कि आपको अपना स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जितना स्टॉक है उसको सही रखिए, एक्यूरेट रखिए, और गलतियां जिससे भी हुई हैं ठीक है, लेकिन अब उसमें सुधार कर लीजिए। अच्छा, हमारे पास 3 से 4 लोन चल रहे हैं जी, और हमारे पास बचत 12 लाख रुपए सालाना नहीं हो रही है जी, तो क्या तब भी हम टैक्स देंगे? नहीं, आप क्यों देंगे? आपको बस सरकार को यह बताना है कि अगर आपके 3 से 4 लाख के जो लोन 3 से 4 जो लोन चल रहे हैं, उनकी जो टोटल ईएमआई है आप उसका रिपेमेंट कर कैसे रहे हैं,
अच्छा, आपको ये बताना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम नहीं है, कम है आपकी, ठीक है, अब सपोज करिए किसी के पास 4 लोन चल रहे हैं, आपकी इनकम ज्यादा नहीं है, तो सरकार ये पूछेगी आपकी इनकम तो है नहीं, आपके लोन चल रहे हैं, आपकी ईएमआई चल रही है, आप ईएमआई का पेमेंट कहां से कर रहे हैं? तो आप ये कह सकते हो भाई, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि भाई मेरे मम्मी पापा है, मेरे पेरेंट्स है, मैं उनसे पैसा लेके ईएमआई भर देता हूँ, मेरी इनकी आमदनी नहीं है, मेरे भाई बहन है, मेरे भैया भाभी है, मैं उनसे लेके, जो भी रिलेटिव्स हैं मैं उनसे लेके पैसा भर रहा हूँ, या मैंने अपने फ्रेंड से लोन ले लिया है, तो उस केस में क्या करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस एसएससी से, जैसे आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स है, उनसे कंफर्मेशन ले लेता है कि क्या इन्होंने आपसे इतने अमाउंट लिया है साल भर में। अगर वो कह देते हैं हाँ और बाकी सब चीजें सही हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे है। इनकम टैक्स में AIS, जी, इसका थोड़ा डिटेल चाहिए। AIS, देखिए AIS जैसे मैंने अभी बात करी कि हम क्रेडिट कार्ड रिपेमेंट करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देती हैं। हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराते हैं, तो वो चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाती हैं। हम जब सैलरी लेते हैं, जो तो हमारा टैक्स एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर क्या करता है, टैक्स काटता है, तो वो टैक्स काट के सरकार को रिपोर्ट कर देता है कि मैंने इनको इतनी सैलरी दी, उस पर इतना टैक्स मैंने काट लिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पैन नंबर पे अपडेट हो जाती हैं। जब ये सारी चीजें हमारे पैन नंबर पे अपडेट हो जाती हैं, तो वो दिखती कहाँ है, रिफ्लेक्ट कहाँ होती हैं? उसके लिए एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, जो हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे जब हम लॉग इन करते हैं वहां पे शो होता है। वो सारी चीजें हमारी वहां पे शो हो जाती हैं। अब हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब भी हम आयकर विवरणी फाइल करें, हमें वो AIS देखना ही देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अब मैं हूं, मुझे नहीं टैक्स चोरी करनी, मुझे टैक्स इन्वेजन नहीं करना, लेकिन मैं भी एक ह्यूमन हूं, एक ह्यूमन एरर के फॉर्म में हो सकता है मुझसे मैं कोई ट्रांजैक्शन भूल गया हूं। तो अगर मैं AIS देख लूंगा अपना आयकर विवरणी फाइल करने से पहले, तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो मैंने करा हो और मुझे याद ना हो। तो वहां पे AIS का इस्तेमाल आता है। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है। गवर्नमेंट बेसिकली ये बताना चाहती है कि हमें पता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन करे हैं, तो आयकर विवरणी फाइल करने से पहले आप देख लो कि आपने ये ट्रांजेक्शन कंसिडर करे हैं नहीं करे हो। बस एक तरीके से ये चीज है उसमें। इंफॉर्मेशन एक तरह का स्टेटमेंट है पूरा, कि जो हमें सही सही बताना है। और अगर हमारी कोई चीज स्किप हो जाती है, तो उसके लिए कोई दंड है क्या? देखिए, दंड तो बहुत है, अब डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी पे है। कुछ दंड जो है सिंपल से कि आपको थोड़ी बहुत पेनल्टी और इंटरेस्ट लेके आप खत्म कर सकते हो। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप जेन्युइनली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो आपको जेल तक हो सकती है। अच्छा। मतलब इतना बड़ा कोई वो नहीं है, ऑफेंस नहीं है, लेकिन फिर भी प्रावधान में है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उसके कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आपको जेल भी हो सकती है। तो कोई कंप्लेंट करेगा तभी तो जाएंगे ना जेल वेल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वसमर्थ है, उसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। वो जब भी उसके सिस्टम में कोई चीज रेड फ्लैग होती है, दिखाता है कि इन्होंने ये नॉन कंप्लायंस करी है, वो नोटिस देगा। अगर आपके पास जेन्युइन कारण है, तो जनरली वो लोग इतना सीवियर स्टेप नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर ऑफेंडर हैं, अगर आप परेशान कर रहे हैं डिपार्टमेंट को, और अगर आप कर नहीं जमा कर रहे हैं, तो कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साथियों, किसी भी तरह से इनकम टैक्स की चोरी नहीं हो सकती। आपका FB भी देख रहा है आयकर विभाग, आपके फेसबुक, आपकी इंस्टाग्राम, आपकी सारी चीज़ें देख रहा है। और फिर जो मेन पैन कार्ड है आपका, वो पैन कार्ड ही आपके जीवन का पूरा दर्शा देता है कि आप कहाँ गए थे, क्या लिया था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही नए कानून में ऐसा कुछ नहीं है जो घबराने वाली बात है। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सर ने लगाई KBC में फिजिक्स की क्लास। ये सख्त है एकदम, तो न्यूट्रॉन हो गए। ये न प्लस से मतलब है, न माइनस से मतलब हम हो गए प्रोटॉन। ये दोनों एक साथ रहते हैं न्यूक्लियस में। जितना हम प्लस है ना, आप हैं इलेक्ट्रॉन, उतना ही माइनस में। अब हम चाहेंगे आपको खींचे, आप चाहेंगे हमको खींच ले, दोनों दम लगाएंगे तो आप ऐसे घूमने लगेंगे। बहुत बढ़िया। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ये जो अभी आपने सिखाया है। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे DD नेशनल पर। लो, आज फिर खबर आ गई, नकली घी बनाने वाली पकड़ी गई फैक्ट्री। रोज कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ ही जाती है। पता नहीं, हर चीज तो नकली बनने लगी है। हाँ, मैंने भी कल मोबाइल पर एक वीडियो देखा था, जिसमें एक आदमी केमिकल से दूध बना रहा था। अब बताओ जरा, इन केमिकल से बने हुई चीजों से ना जाने कितने लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, और तो और कैंसर भी हो रहा है। ऐसे मिलावटी सामान बनाने वालों को पकड़कर जेल में बंद कर देना चाहिए। क्या? जेल? अब इसमें चौंकने की क्या बात है? वैसे ये लोग कौन लोग हैं? क्या इनको ऊपर वाले से डर नहीं लगता है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे कोई पता है क्या? मैं क्या जानूं?
ऊपर वाला सब देख रहा है। वो कहते हैं ना, इन पैसों से कभी बरकत नहीं होती। फिलहाल तो तुम मेरी बरकत पे नजर जरूर लगा रही हो। अरे याद आया, पति देव जी, घर आते समय 1 किलो पनीर जरूर लेते आइएगा। वो आज पापा घर आ रहे हैं ना, उन्हें कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, तो सोच रही हूँ कढ़ाई पनीर बनाकर खिला दूं। नहीं, आज नहीं, आज का सारा पनीर सप्लाई होना है, आ नहीं आ पाएगा। ये क्या, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं होती है। अरे आज बीठे लाल के यहाँ मुझे पूरा खोया सप्लाई करना है, आज नहीं हो पाएगा। अरे मैं खोए की बात नहीं कर रही हूँ, पनीर की बात कर रही हूँ। अरे खोया पनीर एक ही बात है, दूध से ही बनता है ना। तो क्या 1 किलो पनीर में आपकी दुकान घाटे में आ जाएगी? भाई हाँ, दूध कम आया है। इसको कैसे बताऊं, क्या दूध आया ही नहीं। और ये है कि तो फिर खोए की सप्लाई कैसे दोगे? अरे कहाँ खो गए? मैं कह रही हूँ आज खोया कैसे बनेगा? अरे भाई जैसे रोज बनता है वैसे ही बनेगा। जाओ बैग लेके आओ मेरा। ये लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं दुकान जाके देखता हूँ क्या हो सकता है। अरे इसमें अब देखना क्या, इतना लालच भी अच्छा नहीं होता है। अपने यहाँ दूध घी पनीर की दुकान होते हुए भी क्या मैं अपने बाबूजी को कढ़ाई आलू खिलाऊंगी? देख फालतू की बात बिल्कुल मत कर मुझसे, वैसे ही मैं लेट हो रहा हूँ। मम्मी मम्मी, क्या नाना जी भी आए? हाँ बेटा, तेरे नाना जी आ रहे हैं। क्या वो मेरे लिए रघु चाचा वाली बर्फी लाएंगे? अरे ऐसा कभी हुआ है तेरे नाना जी खाली हाथ आए हो? वो तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। आशु बेटा, देखो जरा कौन आया है बाहर। लगता है नाना जी आ गए। नाना जी आ गए। मम्मी, नाना जी आ गए। नमस्ते पापा जी, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। नाना जी आपने मेरी पसंद की मिठाई लाए ना? अरे बेटा बिल्कुल लाए हैं, वो हमें तो पता है ना अपने आंसू की पसंद। ये वो बर्फी। ये क्या पापा जी, आपने पूरी मिठाई आशु को दे दी, अब ये सारी बर्फी खा जाएगा, मेरे लिए एक पीस नहीं बचाएगा। अरे बच्चा है, उसे तो नाना की बर्फी का इंतजार रहता है। आज रघु की दुकान बंद थी, तो यहीं आकर ली हमने। अच्छा, तो आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ और इन्हें भी फोन कर देती हूँ, वो भी आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। साथ में बैठकर सब लोग चाय पियेंगे, ठीक है ना पापा जी? चलिए अभी आती हूँ। खा ले खा ले खा ले।